आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी साहब। और आइए उनसे जानते हैं, समझते हैं बाजार पर डायरेक्शन क्या रखना चाहिए इस वक्त। देवेंद्र भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाएं सर, युद्ध कुछ जरूरत से ज़्यादा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। लोग अब थोड़े है ना थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार काम निपटे, ख़त्म हो, या तो अच्छे से लड़ लें या शांत हो जाएं। ये फ्रस्ट्रेशन जो आ रहा है, कैसे झेलें इसे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। द वे आई सी इट, आई थिंक करंटली जो हिसाब से मामला चल रहा है वो नेगोशिएशन का मामला चल रहा है। आई थिंक गिव एंड टेक मेंबर नेगोशिएशन चालू है एक तरफ। स्टेट ऑफ हॉर्मोस रिलीज करने के लिए आई थिंक आपको सैंक्शन हटाने जरूरी बनते हैं, तो आई थिंक दैट इज अ काउंटर प्रपोजल व्हिच इज कम, सो दैट इज साउंडिंग गुड फॉर एटलीस्ट ईरान। नाउ द नेक्स्ट स्टेज फॉर द फाइट इज यूरेनियम। यूरेनियम का कितना स्टॉक ईरान के पास रखना है और कितना स्टॉक दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना है, तो उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा है। मैं समझता हूँ पूरे मुद्दे के अंदर ये दो मुद्दे काफी अहम रखते हैं। ये दो मुद्दे के ऊपर में से फर्स्ट मुद्दा शायद जल्दी क्लोज हो सकता है, सेकंड मुद्दा के अंदर मेरे ख्याल से गिव एंड टेक चालू रह सकता है। बट ओवरऑल एज आई सी इट, आई थिंक द चांसेस ऑफ वॉर गेटिंग रीस्टार्टेड is at this point of time I think goes below 50%, if at all I have to put my analysis on the job. तो given that situation, मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्लोबली क्रूड ऑयल के दाम थोड़े कम होने चाहिए। मे बी इफ आई एम टू ऑप्टिमिस्टिक, प्रोबेबली आई थिंक 80-85 डॉलर के आसपास आई थिंक क्रूड ऑयल के दाम एक बार स्टेबल हो सकते हैं इन नेक्स्ट 3 to 4 months। एंड अगर ये एक तरीका सेट होता है तो डेफिनेटली करेंसी के ऊपर जो प्रेशर बना है वो एक तरफ आई थिंक कम हो सकता है। साइमल्टेनियसली कमोडिटी के जो दाम एक बार स्ट्रेच हुए हैं, इंक्लूडिंग केमिकल कमोडिटीज, उनके दाम भी कम हो सकते हैं। तो ओवरऑल साइकिल को वापस रीस्टार्ट करना है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ 3 से 6 महीने के बीच में आई थिंक एक अच्छा चांस मिल सकता है साइकिल को अगेन रीसेट होने के लिए। तो ये एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। मे बी आई थिंक इफ द सिचुएशन एस्केलेट्स फर्दर और ड्रैग्स फर्दर, तो शायद आई थिंक ये पीरियड लंबा चल सकता है। 3 से 6 महीने में सिचुएशन काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद, और 80-85 डॉलर की रेंज में अगर आ जाए कच्चा तेल, फिर कहने क्या। तो क्या अब धीमे धीमे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए देवेंद्र भाई, जिसमें कि जिन शेयरों की पिटाई कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से हुई हो, वहाँ मौका बनेगा खरीदारी करने का? एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरे ख्याल से कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ये क्वार्टर के अंदर मुनाफे के अंदर थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, पर्टिकुलरली दी नॉन कमोडिटी कंपनीज। कमोडिटी प्लेयर्स के लिए फिर भी ये क्वार्टर अच्छा जा रहा है, बट नॉन जो कमोडिटी की जो इम्पैक्ट नेगेटिव आती है यूजर के ऊपर आती है। यूजर इंडस्ट्रीज आई थिंक मेरे ख्याल से ग्रेटर एक्सटेंट ये क्वार्टर के अंदर थोड़े प्रॉफिट मार्जिन के अंदर प्रेशर में रहेंगे। So even accept the situation where they are in exports. If they are exporting, probably they are better off in this kind of a situation. So कोई भी कारण से नर्वसनेस मार्केट के अंदर बनती है, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा एक्यूमुलेट करना। ऐसे भी मैं समझता हूँ कि नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो दैट वुड बी अ कॉन्ट्रा बाय अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एज वी सी इट आई थिंक करंट सिचुएशन के अंदर करीबन अगले 2 साल के अंदर इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ एक बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि 26-27 और 27-28 2 साल के अंदर जो एफटीएस साइन किए हैं कंट्री ने, वो एफटीएस का एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट रिपल इम्पैक्ट, आई थिंक द पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्चुअली। सो इन माय व्यू पॉइंट, आई थिंक एनी करेक्शन इन द स्टॉक प्राइसेस एंड गुड क्वालिटी स्टॉक्स पर्टिकुलरली, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन सकती है। के तो ये है आपके लिए पूरा पूरा एक्शन आपके लिए। अब आइए नतरियों के लिहाज से सर एक बार आपसे राय ली जाए। कैसे देख रहे हैं आप नतरियों का ये सीजन, और क्या आपको लगता है कि रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो ठीक है, उम्मीद से बेहतर हैं? कैसे देखते हैं? So fourth quarter earnings by and large extremely satisfactory. ऐसा समझता हूँ कि even though considering the fact that the month of March got impacted because of the war started in the end February, early March, फिर भी I think overall month of March has remained extremely good from most of the companies in particular. So we believe that I think जैसे बैंकिंग क्षेत्र के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो प्रभाव था वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है ये क्वार्टर के अंदर। In many companies, I think where their export orientation is there, they have shown better margins also in this particular quarter. और ये एक अच्छी उम्मीद है कि अगले क्वार्टर के अंदर ये प्रक्रिया चालू रहेगी।
those companies which are export oriented, they will probably report relatively stable to better performance in this quarter as well. फॉर्चुनेटली फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो नया साल चालू हुआ है उसके अंदर भी जो डायरेक्शन मिला है मैनेजमेंट की तरफ से उसके अंदर ज्यादातर कंसर्न नहीं दिखाई है. आई थिंक दे आर बेसिकली सजेस्टिंग दैट द ग्रोथ इज रिमेनिंग नॉर्मल फॉर देम. मे बी सम पार्ट ऑफ द चैलेंज विल कम ऑन द मार्जिन फॉर सम ऑफ द कंपनीज जैसे हमने बात की. बट ओवरऑल हम समझते हैं कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट रहने का समय है, बिकॉज गिवन द काइंड ऑफ ए सिचुएशन in which I think Indian economy is showing the resilience. मैं समझता हूँ कि I think अच्छी तरह से नए साल के अंदर I think कंपनीज के वर्किंग आएंगे. मे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है तो बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी इन्वेस्टरों के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ. बिल्कुल ठीक बात है, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग नतीजों के लिहाज से आपने डायरेक्शन दिया. अब ये समझाएं सर कि क्या आप जिस तरह से मिड कैप शेयर आज फिर से नए लाइफ हाई पर पहुंचे हैं, क्या वाकई में अब भी रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मिड कैप स्मॉल कैप खरीदना बेहतर है या फिर अब लार्ज कैप ज़्यादा आपको अच्छे मौके दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के? सोनी जी, आई थिंक जो कंपनियां मिड कैप के अंदर है, जो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर नहीं है, आई थिंक उनके अंदर ज्यादातर ट्रेडर्स का, इंडिविजुअल ट्रेडर्स का ज्यादातर उनका इंक्लूजन रहता है वो स्टॉक्स के अंदर. क्योंकि moment the stock enters into derivative market, I think they play with very big fish in the market, and that is where probably smaller and mid-sized players, investors, traders, I think they don't find themselves comfortable. तो जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज का जो दायरा है वो वापिस यहाँ पे एक बार अच्छी अट्रैक्शन दिखा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आई थिंक वहाँ पे बड़े प्लेयर्स के एब्सेंट होने के कारण आई थिंक मिड साइज प्लेयर्स और इन्वेस्टर्स दे टेक केयर ऑफ आई थिंक सम ऑफ दिस काउंटर्स वेरी सिस्टमैटिकली, एंड मे बी दैट इज द रीजन फॉर विच दे आर पुटिंग एट अ प्रीमियम आल्सो. मैं ऐसा समझता हूँ कि गिवन द चॉइस I would keep 30 to 40% of my portfolio into mid-cap companies, which are quality mid-cap companies where fundamentals are strong. And balance portfolio to play safe, I think we'll keep it in the large caps. Because definitely, I think little smaller return, but at the same time, capital protection comparatively better रहता है large cap के अंदर. So ये हिसाब से मैं portfolio का structure हमने किया हुआ है हमारे PMS के अंदर. तो ये आपने मिड कैप शेयरों और स्मॉल कैप शेयरों पर अपनी राय भी दी. देवेंद्र भाई, साथ ही ये भी समझाएं कि इस तरह के मार्केट में कहाँ निवेश के बेहतर मौके आपको दिखते हैं, कौन सी थीम, कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है? So power and power utilities, I think, continues to remain absolutely very attractive. अगर कंपनी लाइक हिटाची एनर्जी का भी रिजल्ट देखें या प्रीवियसली सीमेंस का या सीमेंस एनर्जी का भी रिजल्ट देखें तो आई थिंक सम ऑफ दिस कंपनीज हैव शोन डिस्टिंक्टली गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन द परफॉर्मेंस. वी बिलीव कि ट्रांसमिशन बिजनेस कुड बी अलोंग विद कि जिसके अंदर पावर ट्रांसमिशन का जो कारोबार है दैट आल्सो कुड पॉसिबली जॉइन द यूटिलिटी सेगमेंट. एंड एट द सेम टाइम जो ग्रीन एनर्जी के अंदर जो कंपनियां हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी बनती जा रही है. तो ओवरऑल आई थिंक पावर यूटिलिटीज के अंदर फोकस ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड वी फील दैट आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो भी अगले 5 साल तक इसके अंदर ग्रोथ अच्छा रहेगा बिकॉज इंडिया फ्रॉम 40% ग्रीन पावर टू 60% ग्रीन पावर बाय 2030 एज ए टोटल पावर पोर्टफोलियो उसकी तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस यूटिलिटी कंपनीज आर गोइंग टू शो much better performance consistently over next 5 years. ओके, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है. इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी भी पावर, यूटिलिटी और ये सारे सेक्टर्स हैं. रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर भी आपसे एक बार राय लेना चाहता हूँ, स्पेशली चूँकि लोगों को डर ये था कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो थोड़े स्टॉक पिटे भी हैं. क्या बैंक, NBFC, ऑटो वगैरह ये खरीदने का सही वक्त है या थोड़ा और इंतज़ार करना है? मैं जो समझता हूँ कि उसके अंदर मुझे लग रहा है कि आई थिंक इमीडिएटली कोई हार्ड प्रेस नीड नहीं है कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक इंटरेस्ट रेट का टूल यूज करना पड़े. इंटरनेशनल इन्फ्लेशन टुडे इज लार्जली बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल टू करेंसी के और इन्फ्लेशन उसके कारण आई थिंक इन्फ्लेशन का एक प्रेशर बना हुआ है. बट मैं समझता हूँ कि आई थिंक ज्यादातर अगर ये क्रूड ऑयल और करेंसी का मामला ठीक होते जा रहा है, एक उम्मीद भी बनती है तो शायद सेंट्रल बैंक सेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाते तो डेट मीन्स कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो नए ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो बन रहे हैं, आई थिंक दे विल बी हैविंग मोर कॉन्फिडेंस इन टेकिंग मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड एक्सपांड इनटू द बिजनेस. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ऐसा समझता हूँ कि कंज्यूमर को भी आप इंटरेस्ट का बर्डन ना दे
क्योंकि ऑलरेडी आप सिस्टमेटिकली कंज्यूमर को आज बर्डन मिल रहा है ड्यू टू द क्रूड ऑयल प्राइस हाइक इन ऑल देयर कंजम्पशन यूटिलिटीज। तो उनके अंदर कंज्यूमर ऑलरेडी पे कर रहा है। तो आई थिंक इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट इंक्रीज then the demand scenario will continue for discretionary consumptions like housing, like autos. I think that will continue. So मैं ऐसा समझता हूँ कि at this point of time the banks are comparatively safe. They are not getting too much affected, and maybe I think some of the large banks, some of the large NBFCs within the private sector, they remain relatively more favored to meet the challenges of this situation. परफेक्ट। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और नीतियों पर अपनी राय रखी। शुक्रिया आपका। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।